अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमसी का जो तीसरा सैम्पल पेपर हुआ था उसके बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन। तमाम एमसीक्यूज़ को देखने की कोशिश करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो पंजाब की बुक में नहीं है, कुछ फेडरल की बुक में नहीं है, कुछ केपीके वगैरह की बुक में नहीं है, तो ये सारे देखेंगे कौन सा कहाँ से है। इसके अलावा कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी इन्होंने दिए हुए हैं जो किसी भी बुक में नहीं है, तो ये वाली चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है, दी चिंपैंजी वर्जन ऑफ HIV इज़ नोन एज। जो HIV है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इसमें H किससे स्टैंड करते हैं? H फॉर ह्यूमन। तो HIV का जो चिंपैंजी वर्जन है उसे क्या कहते हैं? तो ये वाला जो इसका एमसीक्यूज़ है ये पंजाब की बुक में एब्सेंट है, ये KPK की बुक में प्रेजेंट है। KPK की शायद ओल्ड बुक में या न्यू बुक में भी ये वर्ड यूज़ हुआ, तो ये KPK की बुक में ये वर्ड प्रेजेंट है। तो HIV जहाँ से निकला है, सबसे पहले इसके हम अगर हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो वायरस था हमारे पास कौन सा था? SIV। इसको कहते हैं सीमियन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इसको क्या कहते हैं? सीमियन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो SIV जो वायरस है ये तकरीबन 32,000 साल पुराना है, इतना पुराना वायरस है ये SIV वायरस। तो SIV वायरस जो था ये चिंपैंजी वगैरह में, सूटी मेगाबे वगैरह में प्रेजेंट था। तो अगर SIV चिंपैंजी में प्रेजेंट है तो इसको हम SIV CPZ कहते हैं, इसको स्पीशीज़ को रिकॉग्निशन के लिए। अगर गोरिल्ला में प्रेजेंट हो तो CPZ की बजाय गोरिल्ला GOR लिखते हैं यहाँ पे। अगर ये किसी ड्रिल मंकी में प्रेजेंट हो तो DRL लिखते हैं। इस तरह SIV के नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ में इस तरह चेंज करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली जो नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ में HIV का वर्जन होता है उसको क्या कहते हैं? SIV वायरस। जब ये ह्यूमन में आए, ये चिंपैंजी से क्रॉस स्पीशीज़ की एक थ्योरी है कि स्पीशीज़ से कोई भी चीज़ क्रॉस होती है, जो एवोल्यूशन की एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि SIV पहले नॉन ह्यूमन का वायरस था, बाद में इसकी स्पीशीज़ क्रॉसिंग हुई, उसके बाद इसने HIV के दो वर्जन बनाए, एक HIV-1 और एक HIV-2। तो HIV का जो चिंपैंजी वर्जन है उसको कहते हैं SIV। बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू देखते हैं, वायरस हु कैन अटैक द बैक्टीरिया आर नोन एज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? सिंपल एमसीक्यू है, बुक लाइन है। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरियल, फेजिस मतलब ईटर, बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियोफेजिस। तो ये इनके डिस्कवरी के बारे में तो काफ़ी बुक में डिटेल दी हुई है, तो ये चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन आर नॉट अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन। वो कौन सा डेथ का काज है जो न्यूट्रिशन से अफेक्ट नहीं करता? तो हमारे पास जो है HIV, जो HIV अफेक्ट करता है तो ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है। इसमें क्या होती है? इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है। जो HIV वाले होते हैं ना, इनको किसी भी खुराक के बारे में कोई भी प्लान वगैरह डॉक्टर नहीं देते, क्योंकि ये इम्यूनो सिस्टम की डेफिशिएंसी है, तो इसका ईटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी जो नमूनिया वगैरह है ये गुड ईटिंग से प्रिवेंट किए जा सकते हैं, डायरिया स्पेशली। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ? ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रू फैक्ट अबाउट द वायरस। वायरसेस के बारे में ट्रू फैक्ट हमने बताना है। पहले स्टेटमेंट देखें, दी वायरसेस वर डिस्कवर्ड 2 बिलियन ईयर्स अगो। वायरसेस जो थे ये 2 बिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर नहीं हुए थे, बल्कि ये लुइस पास्चर के टाइम में डिस्कवर हुए थे, अबाउट 115 ईयर्स अगो। तो ये इतने ज़्यादा पुराने नहीं है। तो अल्फा स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास? रॉन्ग हुई। उन्होंने ट्रू पूछा है। बीटा में देखते हैं, वायरसेस केम फ्रॉम आउटर स्पेस। वायरसेस आउटर स्पेस से नहीं आए। जैसे मैंने भी बताया कि ये क्रॉस स्पीशीज़ की एक थ्योरी है कि जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि किसी भी स्पीशीज़ के जेनेटिक मेकअप में थोड़ी सी चेंजेस की वजह से वायरसेस आए हैं। तो बीटा भी इसी हिसाब से गलत हो गया। चार्ली में देखें, वायरसेस इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि अगर हम चिंपैंजी वायरसेस की बात करें तो ये बैक्टीरिया से इवॉल्व नहीं हुए। हर वायरस के अलग-अलग टाइप हैं, तो ये चार्ली भी करेक्ट नहीं है। तो डेल्टा में देखें, दे कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स। जो वायरसेस है ये क्या कर सकते हैं? ये कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ सेल। ये पंजाब की बुक की लाइन भी है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, HIV डिफरेंट फ्रॉम मैनी वायरसेस बिकॉज इट हैज़ हाई जेनेटिक। इसकी हाई जेनेटिक, इसमें उन्होंने जो हमारे पास हिंट दिया हुआ है, दो इस क्वेश्चन में बातें की हुई हैं कि डिफ़र फ्रॉम अदर स्पीशीज़ है। पहली चीज़ है जो डिफ़र फ्रॉम अदर स्पीशीज़, दूसरी इसमें क्या चीज़ हाई है। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो इसकी सेंसिटिविटी दूसरे वायरसेस की तरह ही है कि ये रिसेप्टर्स वगैरह का रिलेशनशिप वही सेम है।
अगर हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कम्प्लेक्सिटी का भी यही है कि इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो सारे एंजाइम वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये दूसरे वायरसेस में भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। वियाबिलिटी की बात करें तो कई वायरसेस ऐसे हैं कि जो ज़मीन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सर्वाइव करता तो इसकी वियाबिलिटी हाई नहीं है, लो होगी। तो इसकी जो वेरिएबिलिटी है ये बाकी वायरसेस से काफ़ी ज़्यादा इस हिसाब से कि अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी। जब भी वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं तो इसकी कोई नई शेप आ जाती है, कुछ इस तरह की आ जाती है। 2001 में एक वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हुआ था लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। तो बेसिकली अब हमारे पास HIV के ख़िलाफ़ कोई भी वैक्सीन नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेरिएबिलिटी। तो ये इसकी वेरिएबिलिटी है, जो इसकी शेप चेंज होती है ये बाकी वायरसेस से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती है कि बाकी वायरसेस में अगर 1% आती है तो इसमें 5% आती है, तो बहुत ज़्यादा ये इसकी वेरिएबिलिटी होती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, वो ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोटीन HA बाइंड विद रेजिड्यू फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें HA होता है। HA को हम कहते हैं हीमोग्लूटानिन। ये HA को क्या कहते हैं, हीमोग्लूटानिन। इसमें एंटीजन साइट्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। इसके जो एंटीजन साइट हैं इनको होस्ट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो एंटीजन साइट होती है ना उसमें क्या होता है, सियाल रिसेप्टर टारगेट सेल्स होती हैं। क्या होते हैं ये, किनको रिकॉग्नाइज करती है, सियाल रिसेप्टर टारगेट सेल्स को। HA किसके स्टैंड, HA क्या होता है, हीमोग्लूटानिन। ये क्या होता है, HAEMO हीमोग्लूटानिन। ये हीमोग्लूटानिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीजन रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं जो किसी भी चीज़ से जब इसमें अटैच होना हो तो तब क्या करते हैं कि उसके टारगेट सेल्स में सियाल रिसेप्टर होते हैं जिसमें सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू करते हैं। तो इसमें अगर स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें तो इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन हीमोग्लूटानिन बाइंड्स डैश रेजिड्यू फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। तो ये किसके रेजिड्यू किस चीज़ पे बाइंड करते हैं, इसके रिसेप्टर्स का क्या नाम है। सिंपल उन्होंने पूछा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस में HA के रिसेप्टर्स का क्या नाम है, तो वो सियालिक एसिड है। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये वाला MCQ पंजाब की बुक में एब्सेंट है, बाकी आई थिंक फेडरल की बुक में भी एब्सेंट है। तो ये वाला आउट ऑफ बुक है, शायद KPK वगैरह में प्रेजेंट हो, वो मैंने देखी नहीं है। तो ये पंजाब की बुक में बिल्कुल एब्सेंट है। पंजाब की बुक में इन्फ्लुएंजा वायरस का बिल्कुल थोड़ी डिटेल है, 1 या 2 लाइन्स में। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। दी एटॉमिक नंबर इज यूजुअली इक्वल टू। ये वाला ये PMC का सबसे बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने हम पे, बच्चों पे एहसान कर दिया कि ये MCQ दे दिया। बाकी तो हर MCQ पे बच्चों को हार्ट अटैक वाली सूरत हाल बनी हुई है। तो दी एटॉमिक नंबर इज़ यूजुअली इक्वल टू प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आर डैश एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस आर डैश। फिलिक का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए, फिलिक मतलब होता है लव, रिलेशन, मोहब्बत, प्यार, जुड़ना, अटैचमेंट, फिलिक का मायने होता है। और जो फोबिक होता है, फोबिक का मतलब होता है नफरत, हेटेड। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लविंग होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं, और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। देखें, हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर से नफरत कौन करेगा, वाटर से नफरत वही करेगा ना जो वाटर जैसा नहीं है। वाटर पोलर है तो इससे नफरत कौन करेगा, नॉन पोलर। इस हिसाब से हाइड्रोफोबिक कौन हो, नॉन पोलर। और वाटर पोलर है तो इससे प्यार कौन करेगा, पोलर। तो हाइड्रोफिलिक कौन हो, पोलर। तो बीटा भी करेक्ट है, अल्फा भी करेक्ट है। चार्ली में देखें, हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते बल्कि ये सोल्यूबल इन लिपिड्स होते हैं। तो चार्ली भी करेक्ट है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, ऑप्शन डेल्टा। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं अपना। इन द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ATP एंड NADP इज कन्वर्टेड टू ADP प्लस फॉस्फेट। तो प्लस एंड NADP प्लस, तो ये कौन सी स्टेज है। तो ये हमें पता है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि ATP और NADPH को कन्वर्ट किया जाता है ADP और NADP, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसकी आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन कुछ इस तरह थी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 NADPH प्लस 9 ATP। ये इसका क्या थे, रिएक्टेंट थे। ये कन्वर्ट होते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में कन्वर्ट होती थी, कार्बोहाइड्रेट में। जो NADPH थे ये कन्वर्ट होते थे NADP प्लस में। और जो ATP कन्वर्ट होते थे ये ADP प्लस फास्फेट में कन्वर्ट होते थे, प्लस वाटर रिलीज होता था। तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं ऑक्सीजन प्ले डैश रोल इन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। अल्फा में देखिए कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम एट स्टार्ट ऑफ क्रेब साइकिल। जो ऑक्सीजन है ये क्रेब साइकिल के स्टार्ट में कंबाइन नहीं करती एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। जब क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ वाटर कंबाइन कर रहा होता है, ना कि ऑक्सीजन। तो अल्फा रोंग होगा। इट प्ले नो रोल, इसका रेस्पिरेशन में रोल तो होता है, हमने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी चेन में इसका रोल पड़ा है, तो बीटा भी गलत हो गया। चार्ली में देखें इट गिवन ऑफ एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट की ऑक्सीडेशन में ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे दी जाती है, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। कैसे बाई प्रोडक्ट के तौर पर नहीं दी जाती, तो ये भी रोंग है हमारे पास। तो जो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है उसमें क्या होता है कि उसमें डी कार्बोक्सिलेशन होती है। तो अगर हम बाई प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट होती है, ना कि ऑक्सीजन। तो डेल्टा में देखें इट इज़ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसकी जो पूरी चेन है वो भी बुक पे दी हुई है। उसके अलावा एक इक्वेशन भी दी हुई है जिसमें NaDH प्लस H पॉजिटिव प्लस ADP, 3 मालिक्यूल ADP के हैं, 3 ADP प्लस फास्फेट और प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन 1/2 ऑक्सीजन है। 1/2 ऑक्सीजन क्या करती है, कंबाइन करती है इस हाइड्रोजन के साथ, H पॉजिटिव आयन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। तो ये क्या प्ले करती है, इट इज़ अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डेल्टा हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट इंक्लूड। जो यीस्ट के फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। फर्मेंटेशन हमने जो पढ़ी है 2 तरह की पढ़ी है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यीस्ट की जो फर्मेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, तो साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है। इसकी भी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि पायरोवेट के 3 मालिक्यूल जो मिलते हैं C3H4O3, यही है ना पायरोवेट, C3H4O3, ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है, ये कह दे ब्रेकडाउन होती है। तो प्लस ये गिव करता है एक इथाइल अल्कोहल का मालिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। 2 इथाइल अल्कोहल के होते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं अगर हम 3 पायरोवेट के यूज़ करें। साथ NaDH2 कन्वर्ट होता है NaD में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डेल्टा, यानी इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं स्ट्रोमा कंटेन्स पिगमेंटेशन ऑफ प्लांट्स, इट हेल्प द लाइट रिएक्शन टू अकर प्रॉपर्ली। द पिगमेंट्स इज, स्ट्रोमा में कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन होता है। तो स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का हिस्सा होता है। तो स्ट्रोमा में कौन सा होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जो लाइट रिएक्शन को अकर प्रॉपर्ली करने में हेल्प करेगा। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड इट कंसीडर्ड है। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की टाइप होती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं लिपिड शो सोल्यूबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। लिपिड पहली चीज़ ऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगे, इस हिसाब से चार्ली गलत हो गया। लिपिड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये पोलर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो इसलिए अल्फा भी गलत होगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बीटा है, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ईथर। इसके अलावा ये पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन भी है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा, वो ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड शो ऑल ऑफ द करैक्टर्स एक्सेप्ट। एसेंशियल फैटी एसिड्स शो ऑल द करैक्टर्स एक्सेप्ट। जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं इनके कौन से करैक्टर होते हैं और कौन से नहीं होते। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड का वैसे तो पंजाब वगैरह की बुक में डिस्कस नहीं है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एसेंशियल फैटी एसिड जैसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं ना, उसी तरह एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें इंजेस्ट करने की ज़रूरत होती है, यानी आउटसाइड बॉडी इनका इंटेक लेने की ज़रूरत होती है। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। ह्यूमन में 2 तरह के एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, एक होते हैं लिनोलिनिक एसिड यानी अल्फा लिनोलिनिक एसिड और दूसरा लिनोलिनिक एसिड। ये होते हैं 2 एसेंशियल फैटी एसिड जो ह्यूमन में होते हैं। कौन से, एक अल्फा लिनोलिनिक एसिड और दूसरा सिंपल लिनोलेनिक एसिड। इनको ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह भी कहते हैं। तो इनको पहले तो वाइटामिन का नाम दिया गया था कि ये वाइटामिन F है, लेकिन बाद में इनकी रिसर्च से पता चला कि ये वाइटामिन नहीं फैटी एसिड है। तो इसके जो बेसिक फंक्शन होते हैं ना, तो इनका जो फंक्शन समझा जाते हैं मूड चेंज करने पे, इन्फ्लेमेशन पे, सेल को इन्फ्लेम करने पे फंक्शन है इनके। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करते हैं
और बॉडी में फ़ैट को डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनको लिपोट्रोपिक कहते हैं। ये अल्फ़ा में देखें लिपोट्रिज़म है ना, इनको लिपोट्रोपिक कहते हैं क्योंकि इनमें लिपोट्रिज़म होती है। लिपोट्रोपिक हर उस मालिक्यूल को कहते हैं जो लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड हमारे पास ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी दे हैव अफिनिटी फॉर लिपिड्स। तो ये अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट है। तो उन्होंने एक्सेप्ट पूछा तो इसलिए ऑप्शन अल्फ़ा नहीं होगा। बीटा में देखें दे आर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो इसके लिए बहुत अहम पॉइंट है कि ये इनका रिलेशन तो है ब्लड क्लोटिंग के साथ, लेकिन ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि जो लिनोलेनिक एसिड वगैरह हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड है, ये क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर मेकिंग मैनी हार्मोन्स। ये काफ़ी तरह के हार्मोन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। वो हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं ब्लड क्लोटिंग को, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं आर्टरीज़ को, इसके अलावा प्रिवेंट करते हैं हार्ट डिजीज़ को, एनर्जी प्रोडक्शन के में हेल्प करते हैं। तो इनका क्या रिलेशन है, हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं जो ब्लड क्लोटिंग को अफेक्ट करते हैं। ये खुद डायरेक्टली ब्लड क्लोटिंग को अफेक्ट नहीं करते। दे आर नॉट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, दे आर नॉट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बट दे आर प्रोड्यूसिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी इसकी ये फंक्शन नहीं है, ये इसका करैक्टर नहीं है कि ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, बल्कि दे आर प्रोड्यूसिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। दोबारा देख लें कि एसेंशियल फैटी एसिड में मैंने आपको दो बताएं कि ह्यूमन में दो तरह के अहम होते हैं जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 5 वगैरह। तो इनका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैनी हार्मोन्स। वो हार्मोन्स जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, वो हार्मोन जो आर्टरीज वगैरह को रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये खुद ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, बल्कि ये वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होती हैं। तो यूज़ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो तमाम फैटी एसिड जो होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हीमोग्लोबिन सेंथिसिस टेक प्लेस इन ऑल एक्सेप्ट, जो हीमोग्लोबिन की सेंथिसिस होती है तमाम में हो रही होती है सिवाय। अच्छा, हीमोग्लोबिन की अगर सेंथिसिस की हम बात करें तो ये काफ़ी सीरीज ऑफ स्टेप में होती है, यानी इसका कुछ पार्ट किस में हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, कुछ हो रहा है साइटोसोल ऑफ इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स में। इसका जो दो पार्ट में होती है ना, जो ग्लोबिन पार्ट होता है ना हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन पार्ट ये कहाँ सेंथिसिस होती है, इसकी राइबोसोम में। ग्लोबिन पार्ट की सेंथिसिस होती है राइबोसोम में, और हीम पार्ट की सेंथिसिस दो जगह पे होती है। एक सेंथिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और हीम पार्ट की कुछ सेंथिसिस इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स में होती है। दोबारा देखिए मैं वर्ड बोल रही हूँ, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स में होती है कुछ पार्ट की सेंथिसिस। तो इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो अर्ली डेवलपमेंट तक जारी होती है, यानी सबसे पहले प्री एरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिक्यूलोसाइट्स इन बोन मैरो, फिर इसके बाद जो आरबीसी तब अपना न्यूक्लियस रोस्ट कर देते हैं, और उसके बाद भी इसकी कंटिन्यू होती है अंटिल एरिथ्रोसाइट्स फॉर्म्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्म की मैं बात करूँ तो बुक में थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है कि पहले सबसे हमारे पास क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल से दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक बनती हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स, जो सिंपल स्टेम सेल्स होते हैं उनसे एक सेल्स बनते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स, और दूसरे कौन से बनते हैं, माइलोइड स्टेम सेल्स। एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरे बनते हैं माइलोइड स्टेम सेल्स। अब हम माइलोइड स्टेम सेल से क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट बनते हैं, क्लोनिंग फार्मेशन यूनिट बनते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स की हम बात नहीं करते, जब आरबीसी की बात करते हैं उसमें कौन से हेल्प करते हैं, माइलोइड स्टेम सेल्स। माइलोइड स्टेम सेल से क्या बनते हैं, इससे बनते हैं क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट्स। दो तरह के क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट्स बनते हैं, एक क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट बनता है एरिथ्रोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट प्लस मेगाकैरियोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट, एरिथ्रोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट प्लस मेगाकैरियोसाइट फार्मिंग यूनिट। दूसरा इसका जो क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट होता है वो ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स फार्मिंग यूनिट होता है। ग्रैनुलोसाइट्स प्लस मोनोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट होता है, जो इसका दूसरा यूनिट होता है। तो ये जो एरिथ्रोसाइट फार्मिंग यूनिट होता है स्टेम सेल से हमारे पास जो बनता है एरिथ्रोसाइट फार्मिंग यूनिट, इससे क्या होता है, इसकी नेक्स्ट आगे इससे बनते हैं आरबीसीज। कैसे बनते हैं, इसमें सबसे पहले एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइट्स, जिसको कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइट्स, सबसे पहला सेल। प्री एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और भी बाकी तमाम चीज़ें जो एक सेल में होती हैं जो प्री एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होती है। इसके बाद इससे टोटल 4 सेल बनते हैं प्री एरिथ्रोसाइट से। जो नया सेल बनता है उसका साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ होता रहता है, और न्यूक्लियस भी उनमें क्या होता है, ख़त्म होता रहता है। प्री एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो लार्ज होता है। इसके बाद बनता है बेसोफिलिक एरिथ्रोसाइट। सबसे पहला कौन सा है, प्री एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा कौन सा बनता है, बेसोफिलिक भी कहते हैं और बेसोफिलिक भी कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसमें
काफ़ी ज़्यादा तादाद में राइबोसोम्स होते हैं और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा साइज़ में छोटा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बनता है एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इसके बाद कौन बनता है? पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें न्यूक्लियस का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेल बनता है वो क्या होता है? आर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसको नॉर्मोसाइट भी कहते हैं, आर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये जो नेक्स्ट बनता है इसको क्या कहते हैं? आर्थ्रोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसको हम नॉर्मोसाइट भी कहते हैं। इसके बाद ये जो नॉर्मोसाइट होता है, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे रिलेटेड चीज़ है कि नॉर्मोसाइट के बाद जो सेल बनता है उसमें क्या होते हैं? उसको रेटिक्यूलोसाइट कहते हैं। नॉर्मोसाइट के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं? रेटिक्यूलोसाइट। पहले सबसे हमारे पास क्या बना? प्री एरिथ्रोब्लास्ट। फिर हमने बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बना, फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बना, फिर आर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बना। ये 4 सेल बने। जो 5वां सेल हमारे पास बना वो कौन सा था? रेटिक्यूलोसाइट। 5वां सेल हमारे पास कौन सा बना था? रेटिक्यूलोसाइट। अब रेटिक्यूलोसाइट को रेटिक्यूलोसाइट क्यों कहते हैं, इसकी मैं अगर बताऊँ तो ये इस तरह का सेल होता है, इसमें रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें राइबोसोम्स और वगैरह चीज़ें प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको रेटिक्यूलोसाइट्स कहते हैं। रेटिक्यूलोसाइट्स में बहुत थोड़े राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही होती है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस तब एंड होगी जब राइबोसोम्स खत्म हो गए। एंड पे जब हमारे पास प्योर मेच्योर एरिथ्रोसाइट बनता है, उसमें कोई भी राइबोसोम, कोई भी रेटिकुलर नेटवर्क कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो उसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस किस में स्टॉप होती है? एरिथ्रोसाइट्स में, बीटा में। क्योंकि ये बुक में इसकी डिटेल नहीं थी इसलिए मैंने डिटेल भी बता दी इसके बारे में, ताकि आपको इसकी कन्फ्यूजन ना हो। यानी सबसे पहले हमारे पास स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स से लिम्फोइड स्टेम सेल्स और माइलॉइड स्टेम सेल्स बने। माइलॉइड स्टेम सेल्स की आगे डिवीजन हुई, उसके क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट बने। क्लोनिंग फार्मिंग के यूनिट के 2 यूनिट थे। एक यूनिट में एरिथ्रोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट और मेगा कैरियोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट था। दूसरे में क्या था? ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट था। हमें किससे काम था? एरिथ्रोसाइट वाले से। एरिथ्रोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट में से जो एरिथ्रोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट उसने आरबीसी बनाने, और जो मेगा कैरियोसाइट क्लोनिंग फार्मिंग यूनिट उसने क्या बनाने? प्लेटलेट्स बनाने हैं। जो एरिथ्रोसाइट फार्मिंग यूनिट है उनमें उसने क्या करना है कि एरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं। सबसे पहले जो एरिथ्रोसाइट की स्ट्रक्चर जो सेल बनना है वो उसको क्या कहते हैं? प्री एरिथ्रोसाइट्स या प्री एरिथ्रोब्लास्ट। प्री एरिथ्रोब्लास्ट में एक लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, सारा कुछ सिंपल सेल के जैसा होता है। प्री एरिथ्रोब्लास्ट के डिवीजन के बाद क्या बनते हैं? बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में काफ़ी ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं और इसका साइज़ पहले से डिक्रीज हो जाता है। बेजोफिलिक में भी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही होती है। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के बाद कौन बनता है? पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट के बाद आर्थ्रोक्रोमैटिक, और एंड पे जो बनता है हमारे पास आर्थ्रोक्रोमैटिक को हम नॉर्मोसाइट भी कहते हैं। नॉर्मोसाइट के बाद जो बनता है वो रेटिक्यूलोसाइट होता है। रेटिक्यूलोसाइट्स में बहुत थोड़े राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत राइबोसोम्स होते हैं। एंड पे जो हमारे पास बनता है वो कौन होता है? रेटिक, उसका डिसअपियर हो जाता है और सिंपल हमारे पास एक एरिथ्रोसाइट बन जाता है। एरिथ्रोसाइट बन जाता है जिसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता और उसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डिजीजेस काज अम्यूनो डेफिशिएंसी। वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें अम्यूनो सिस्टम खराब होता है? तो एडिनोसिन डीओमाइनेस की जो डिजीज़ है हमारे पास उसमें अम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के बारे में कौन सी चीज़ ट्रू है? अल्फा में देखें आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक सब्सटेंस इन एक्वस मीडियम रिटेन देयर आइडेंटिटी, गलत है। एक्वस मीडियम में सिर्फ नॉन आयनिक सब्सटेंस वगैरह रिटेन कर सकते हैं, जो आयनिक है ये क्या होता है? डिजोल्व वगैरह हो जाते हैं, तो ये गलत हो गया। बीटा में देखें एंजाइम डू नॉट परफॉर्म कैटालिटिक रिएक्शन इन दिस मीडियम, गलत है। एंजाइम को तो अपने रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है, तो ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो बीटा गलत हो गया हमारे पास। 40 में देखें इट इज़ फेवरेबल मीडिया फॉर केमिकल, लेस फेवरेबल मीडिया फॉर केमिकल रिएक्शन, गलत है। इट इज़ मोर फेवरेबल मीडिया होता है, लेस नहीं होता। डेल्टा में देखें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली दस आर इन मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो इसको अगर हम देखें तो ये पीटीबी की बिल्कुल पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन उठाई हुई है, तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर रहे होते हैं। रैंडम मूवमेंट जब होती है तो उनके रिएक्शन करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स वर डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। जो गोल्जी कम्प्लेक्स था वो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी कम्प्लेक्स वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इस दफ़ा पीएमसी साइंटिस्ट के नाम भी पूछ रही है और डेट्स भी पूछ रही है, तो ये चीज़ें आपने अब याद करनी है। पहले तो इस तरह का कुछ भी नहीं सीन होता था कि डेट्स वगैरह नहीं पूछते थे, इस दफ़ा पूछ रहे हैं, तो चलिए आपने याद करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन
सेंथेसिस आर मोस्ट लाइकली टू एसोसिएटेड विच ऑर्गेनेली। जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन सेंथेसिस वहाँ सबसे ज़्यादा एंजाइम। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, राइबोसोम में होते हैं। और अगर हम अल्फ़ा और चार्ली को कंपेयर करें कि अगर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अल्फ़ा करेक्ट है, तो अगर अल्फ़ा और चार्ली को करेक्ट करें तो कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम में सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये तो कंसर्न करता है ना कि इनकी कन्वर्जन के ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंथेसिस में काम नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा, वो ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, विच कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल इज यूजुअली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनेल्स का कौन सा कम्बिनेशन है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें 3 ऑर्गेनेल्स मोस्टली एब्सेंट होती है। एक फ्लैजिला होती है, लाइजोसोम्स होती हैं और दूसरा सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लांट्स में कौन सी मोस्टली 3 ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है, उसके लिए एक हिंट है मेरे पास, बनाया हुआ था मैंने, तो वो हिंट है फलक। FLC, फ्लैजिला, लाइजोसोम और C फॉर सेंट्रियोल्स। ये तीनों ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट्स में मोस्टली एब्सेंट होती हैं। तो हमने चारों ऑप्शन में देखना है इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट ना हो। अल्फ़ा में देखें, उन्होंने पूछा ना दोनों में प्रेजेंट हो, जो ज़्यादातर दोनों में प्रेजेंट हो। अल्फ़ा में देखें गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइजोसोम फलक में है तो लाइजोसोम नहीं है प्लांट्स में, तो ये गलत हो गया। बीटा में देखें प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स पहले हमने आगे पढ़ना ही नहीं है, प्लास्टिड्स एनिमल में नहीं होते तो बीटा गलत हो गया। चार्ली में देखें गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे डेल्टा में देखें रेटिकुलम, सेंट्रियोल दिया हुआ है, सेंट्रियोल तो प्लांट में नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, ऑप्शन चार्ली। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। इस क्वेश्चन का सिंपल सा सोल्यूशन है, ये फलक वाली आप याद रख लें कि इसमें फ्लैजिला, लाइजोसोम और सेंट्रियोल मोस्टली प्लांट में नहीं होते, या सिर्फ लोअर प्लांट्स में होते हैं। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सी चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं है। एंजाइम्स की बात करें तो हमने बुक की लाइन पढ़ी हुई है कि एंजाइम वहाँ होते हैं जहाँ उनका काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन से रिलेटेड तमाम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन के रिलेटेड एंजाइम भी होते हैं, तो इसमें एंजाइम होते हैं। जहाँ एंजाइम होगा वहाँ को एंजाइम भी होगा। जहाँ एंजाइम की सेंथेसिस हो रही होती है, यहाँ प्रोटीन सेंथेसिस हो रही होती है, तो वहाँ राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन थाइलाकोइड्स नहीं प्रेजेंट होते माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन डेल्टा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। वो कौन सा मोड है सेलुलर ट्रांसपोर्ट का जो रिक्वायर करता है एनर्जी का। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको रिक्वायर करती है एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है। ओस्मोसिस में कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे। ओस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, वाटर की क्या है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होती है, पैसिव होती है, तो ओस्मोसिस भी पैसिव है, तो बीटा भी नहीं होगा, चार्ली भी नहीं होगा, डेल्टा भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन अल्फा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ दीज डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिफ्लेक्स एक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिफ्लेक्स एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो रिफ्लेक्स एक्शन में टोटल जो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से, एक रिसेप्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। दूसरा इसमें इंटरन्यूरॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तीसरा सेंसरी न्यूरॉन्स इसमें करते हैं। चौथा इसमें मोटर न्यूरॉन टेक पार्ट करते हैं, और पाँचवीं इसमें स्पाइनल कॉर्ड करती है, लेकिन इसमें ब्रेन नहीं टेक पार्ट करता। कुछ रिफ्लेक्स है कोई एक या दो जो ब्रेन कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम जनरल बात करें तो उसमें ब्रेन को बाद में पता चलता है। तो पहले सारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ब्रेन को बाद में न्यूरॉन के जरिए खबर दी जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हुआ, ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड का कौन सा फंक्शन नहीं है। अच्छा, बच्चे कह रहे थे कि ये हार्मोन्स के फंक्शन भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, स्पेशली अब्सिसिक एसिड। हालांकि ये बहुत आसान है, फिर भी मैंने एक हिंट बना दिया इसका। तो ये देख लें कि DC सिला, इसका एक हिंट बना हुआ है मेरे पास, DC सिला। सिला नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है ना, तो DC सिला इसका हिंट बना हुआ था। D फॉर डोरमेसी को प्रमोट करते हैं। अब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, प्रमोट डोरमेसी। C फॉर ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करते हैं। S फॉर ये शॉर्ट डे प्लांट्स पे फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। I फॉर ये इनहिबिट करते हैं रूट और स्टेम ग्रोथ को, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राफ्ट वगैरह। L फॉर ये लीफ सेनिसेंस को प्रमोट करते हैं। और A फॉर अब्सिसिजन को प्रमोट करते हैं। सारे हमने वर्ड प्रमोट देखे, सिर्फ एक I था, I फॉर इनहिबिशन। सिर्फ I वाला इनहिबिशन वाला एक ही काम है। इनहिबिशन कहाँ करता है, ये रूट और स्टेम ग्रोथ को इनहिबिट करता है जब कहत वगैरह की सूरत हाल होती है।
डोरमेसी को भी प्रमोट करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी प्रमोट करता है, शोर्डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लीफ सेनिसेंस को प्रमोट करता है और अब्सिसियन को भी प्रमोट करता है। ये थे इसके फंक्शन। अब अगर हम इसका देख लें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये फंक्शन दिमाग में रखें, करेक्ट ऑप्शन अब इस हिसाब से देखते हैं। तो अल्फा में देखें इनहिबिट रूट एंड स्टेम ग्रोथ ड्यूरिंग दी ड्राफ्ट, बिल्कुल इनहिबिट वाला सिर्फ एक ही फंक्शन था तो ये है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग विल्टिंग, ये भी इसका फंक्शन है, उन्होंने क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ है। इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे में प्रमोट करता है, लॉन्ग में इनहिबिट करता है। तो डेल्टा में देखें प्रमोट बर्ड इनिशिएशन ड्यूरिंग ग्रोथ सीजन, ये बर्ड इनिशिएशन ही डोरमेसी को प्रमोट करता है। जैसे हिंट था ना, सबसे पहला वर्ड ही डी था, डी फॉर डोरमेसी को प्रमोट करता था। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डेल्टा, यानी ये डोरमेसी को प्रमोट करता है ना कि बर्ड इनिशिएशन को। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डेल्टा हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व इज मेंटेन बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है सोडियम पंप्स और पोटाशियम पंप से। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो सोडियम और पोटाशियम पंप दोनों ही काम कर रहे होते हैं। मेंटेन का उन्होंने पूछा है, अगर उन्होंने पूछा होता है ना कि कैसे इनिशिएट किया जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो सोडियम गेट होना था, फिर भी सारे ऑप्शन गलत होने थे। लेकिन उन्होंने मेंटेन की बात किया तो अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट है। जब उन्होंने अल्फा बीटा नहीं दिए तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा। यानी जब उन्होंने अल्फा नहीं दिया, बीटा नहीं दिया, दोनों बराबर की हिस्सेदार हैं, तो डेल्टा हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच लाइज बिलो द सेरिब्रम, फोर ब्रेन का वो पार्ट जो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है, तो फोर ब्रेन का वो पार्ट कौन सा है। अगर हम फोर ब्रेन में देखें तो ये क्या है, सेरिब्रम है, इसके बाद थैलेमस है, उसके बाद हाइपोथैलेमस है। इस फोर ब्रेन के नीचे जो पार्ट है वो कौन सा है, थैलेमस। फोर ब्रेन के नीचे पार्ट कौन सा है, थैलेमस। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, दी ओनली प्रोमोटर ऑफ लीफ सेनिसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट इज, लीफ सेनिसेंस को प्रोमोट कौन करते हैं। अभी हमने अब्सिसिक एसिड का हिंट पढ़ा, हिंट किया था कि डीसी सिला, हमने देखा कि सिर्फ एक ही इनहिबिशन का फंक्शन था। इनहिबिशन में कौन सा था, स्टेम और रूट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बाकी सारे प्रमोशन के फंक्शन थे। प्रमोशन में वो अब्सिसियन प्रमोट करता था, लीफ सेनिसेंस प्रमोट करता था, डोरमेसी प्रमोट करता था, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्रमोट करता था, और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता था। तो सारे फंक्शन किसके, अब्सिसिक एसिड के थे। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एस्केलमिंथिस इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, एस्केलमिंथिस को क्या कहते हैं, एस्केलमिंथिस को नेमाटोड भी कहते हैं, राउंडवॉर्म्स भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सादा सा एमसीक्यू है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, स्पॉन्ज ऑफ अंटार्कटिक का विच इज़ मोर देन अ मीटर टाल इज़ नोन है। सिंपल, ये पीटीबी में पंजाब की टेक्स्ट बुक में एक साइड बॉक्स है, उसमें दिया हुआ है कि अंटार्कटिका में एक स्पॉन्ज है जो 1 मीटर मोर देन अ मीटर लॉन्ग है। तो वो उसका नाम कौन सा है, तो उसका नाम है स्काइलोमस्ट्रा जूबिनाई। स्काइलोमस्ट्रा जूबिनाई को जियांट वोल्केनो स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये बैरल तरह का स्पॉन्ज होता है जो कि मोर देन अ मीटर टाल होता है। ज़्यादातर स्पॉन्जिस का साइज़ कम ही होता है, तो ये मोर देन मीटर टाल होता है। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। यूप्लैक्टेला, स्पॉन्जिला और ल्यूकोसोलेनिया ये नहीं है, तो डेल्टा करेक्ट है। ये पंजाब की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, गट इन स्यूडोसिलोमेट्स इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, गट किससे बनती है। स्यूडोसिलोमेट्स में या किसी में भी बात करें तो गट बनती है एंडोडर्म से, एंडोडर्म से गट बन रही होती है। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एंडोडर्म ने क्या करना होता है, इसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना होता है, उसकी लाइनिंग वगैरह बनानी होती है। तो ये सारे फंक्शन एंडोडर्म के, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, पोलीचीटा हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अच्छा, ये बड़ी नाइंसाफ़ी की है, पीएमसी ने बच्चों के साथ पहले सादा सा बोला था कि आपने जनरल करैक्टरिस्टिक करने हैं, लेकिन अब एमसीक्यूज फुल चैप्टर में से आ रहे हैं। तो पोलीचीटा जो है वो एनिलीड जो होते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। एनिलीड्स कौन होते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म। इसकी 3 क्लासेज होती हैं, एक पोलीचीटा होती है और एक ओलिगोचीटा होती है और एक हिरोडिनाई कहते हैं इसको, जो लीच की फैमिली होती है। एक पोलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरोडिनाई। तो जो पोलीचीटा होती है ना, इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें, इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पोलीचीटा सबसे पंजाब की बुक में अगर याद रखना तो सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले जो दिए हुई ना वो पोलीचीटा है। पोलीचीटा में आइज़ होती हैं, इसमें पाल्स होते हैं, इसके अलावा टेंटेकल्स होते हैं। तीनों स्ट्रक्चर आइज, पाल्स, टेंटेकल इनमें प्रेजेंट होते हैं। बाकियों में किसी में टेंटेकल नहीं है, किसी में पाल्स नहीं है, किसी में आई नहीं है। इसमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, टेंटेकल भी होते हैं, आइज भी होते हैं, पाल्स भी होते हैं। इसके अलावा ये मूव कैसे करती है, पैरापोडिया के थ्रू मूव करती हैं। ओलिगोचीटा की बात करें तो वो सीटा के जरिए मूव करती है, और हिरोडिनाई के लिए कोई भी मूविंग ऑर्गन नहीं होता। ये पोलीचीटा के होते हैं, मोस्टली इक्वेटिक होते हैं, और इसमें ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज होती है। इसके अलावा ये इसकी
एग्जाम्पल में नेरीज आते हैं। तो ये इनके बारे में देख लें कि पोलीचीटा के बारे में जो मैंने भी बताया, इनमें आइज होते हैं, पांच होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं, पैरापोडिया के जरिए मूव करते हैं, एक्वेटिक होती है और ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज होती है। ये इनके बारे में याद रख लें। तो इसके लिए ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। पेरीप्लानिटा बिलोंग टू विच फाइलम। पेरीप्लानिटा किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये इंसेक्ट है पेरीप्लानिटा, तो जो इंसेक्ट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। तमाम इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं, तो डेल्टा कौन सा हुआ? हमारा करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था? इमेल फिशर ने प्रपोज किया था इन 1890 में इसने प्रपोज किया था इमेल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, ये बच्चे कह रहे थे कि कंफ्यूज हो जाता है कि लॉक एंड की मॉडल कोशलैंड ने दिया है या फिर इमेल फिशर ने। देखें, सिंपल सा एक ट्रिक याद रखने की, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? के। की में के आ रहा है, लॉक में भी के आ रहा है, लेकिन जो साइंटिस्ट का नेम है उसमें के नहीं आ रहा। तो जिसमें के नहीं आता वो इसका है कि इसमें के आता है। ये इस तरह याद रख ले अगर रखना है तो। अदरवाइज स्टूडेंट्स को काफ़ी कोई याद होता है, कुछ एक दो कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हर बंदे की थोड़ी बहुत एक आधी कमज़ोरी होती है कि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। तो देख लें, ये बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंटीबॉडीज़ कैन बी डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम्स। एंटीबॉडीज़ किस एंजाइम के जरिए डाइजेस्ट की जाती है? एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन से बनी होती है, तो इसको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से किया जाएगा, तो प्रोटीएस करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इसके डाइजेशन की जरूरत क्यों होती है? जब हमने लेबॉरेटरी में कोई भी टेस्ट करना होता है तो हम इसको डाइजेस्ट कराते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, या कह सकते हैं डिकम्पोज करवाते हैं। तो इसको ये सारे प्रोसेस को इसको कैटालाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएस एंजाइम यूज़ करते हैं। प्रोटीएस के अलावा पेप्सिन डाइजेस्टिंग एंजाइम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो क्या है? प्रोटीएस एंजाइम है। तो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कौन सा बेस्ट करेक्टर है? अल्फा में देखें, ऑलवेज बाइंड एट एक्टिव साइट। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं ये अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, जिसको एलोस्ट्रेलिक साइट कहते हैं। तो अल्फा गलत हो गया, ये अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। एडिंग मोर सबस्ट्रेट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इनहिबिशन, ये कॉम्पिटिटिव के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है। ये लाइन कॉम्पिटिटिव के लिए है, पंजाब की बुक में लिखी हुई है, तो बीटा भी गलत हो गया। चार्ली में देखें, समटाइम बाइंड्स एट एक्टिव साइट, नहीं एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता। एक्टिव साइट का सारा प्रोसेस हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर देते हैं, उसके बाद काम करता है अपना। तो एक्टिव साइट इसके लिए फ्री नहीं होती, तो एक्टिव साइट पे बाइंड करता भी नहीं है। जो होता है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, उसमें मैंने पिछले भी बताया था कि सी फॉर कॉम्पिटिटर, इसकी साउंड किस तरह की? एस फॉर। एस में सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट। तो इस तरह वो मैंने आपको याद रखने का बोला था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं, इसलिए वो एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। ये नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं ये सबस्ट्रेट से सिमिलर नहीं होते, इसलिए ये अदर देन एक्टिव साइट, जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, उस पर बाइंड करते हैं। अब डेल्टा में देखें, एडिंग मोर सबस्ट्रेट डज नॉट रिड्यूस द इफेक्टिव इनहिबिशन, तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंजाइम बाइंड्स विद केमिकल रिएक्टेंट्स विच इज़ नोन एज। एंजाइम किस केमिकल रिएक्टेंट से बाइंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंपल, सबसे सादा एमसीक्यू। ये दूसरा एहसान है पीएमसी का, जो दूसरा है उन्होंने सीधा सादा एमसीक्यू दिया हुआ है। तो एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट से, तो एंजाइम जिस चीज़ से बाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्टर नोन एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं। बीटा इज द करेक्ट, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म वीक लिंकेजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। रिवर्सिबल इनहिबिटर ने किस के साथ लिंक बनाना है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कोई भी इनहिबिटर है, उसने किसके साथ बनाना है? एंजाइम के साथ। ये भी एक तीसरा आसान कर दिया, ये भी आसान से एमसीक्यूज। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ट्रेड टू बेटर फिल द निश इज़ नोन एज विच ऑफ फॉलोइंग। ट्रेड की अडेप्टेशन है कि किसी भी निश में बेटर आप कैसे रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कुछ इंडिविजुअल हैं, जैसे अगर हम लमार्किज्म में, इसके मैं आपको रिमार्किज्म के साथ रिलेट करके बताती हूँ। रिमार्किज्म में जिराफ की एग्जांपल थी। जिराफ जो थे, कुछ जिराफ जो थे जिन्होंने दरख्तों के ऊपर से पत्ते उतारने थे, तो उनको अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ी। उनमें ये क्या थी कि उनने अपनी मॉर्फिज्म चेंज की, उन्होंने अपनी शेप में चेंज किया। तो इसके अलावा कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़, जैसे गिरगिट होती है। गिरगिट क्या होती है कि हर चीज़ के हिसाब से खुद को चेंज कर देती है। इसी तरह एवोल्यूशन में एक चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, चेंज करना, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आना। तो बेस्ट ऑप्शन इसका अल्फा बनता है कि
अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन के अडेप्टेशन ऑफ ट्रेट टू बेटर फिल द निश। किसी भी जगह में आपको रहने के लिए, जैसा देश वैसा बेस में रहने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी होती है? पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बीटा में देखें जीन लिंकेज दो जीन्स का आपस में लिंक है, तो इसका इस चीज़ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। चार्ली में देखें स्पेशलाइजेशन होते हैं सिर्फ एक जगह रहना, अडेप्टेशन नहीं। अडेप्टेशन से बिल्कुल एक रिवर्स, एक एंटी अडेप्टेशन वर्ड है स्पेशलाइजेशन। अडेप्टेशन मतलब चेंज हो जाना और स्पेशलाइजेशन मतलब किसी भी जगह पे आप रहना, आप उससे दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो स्पेशलाइजेशन भी गलत हो गया। रेप्लिकेशन तो डीएनए की रेप्लिकेशन, इसका डुप्लीकेट मायने होता है, तो डेल्टा भी गलत हो गया। तो जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा? वो ऑप्शन अल्फा। दोबारा देख लें, अडेप्टेशन ऑफ ट्रेट टू बेटर फिल द निश। किसी भी जगह, निश कहते हैं आपने किसी भी जगह, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपको पाकिस्तान जैसा बनना पड़ेगा, अगर आपने दुबई में रहना है या आपने सऊदी अरब में रहना है तो उस तरह का बनना पड़ेगा। तो किसी भी जगह रहने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पॉलीमॉर्फिज्म की, यानी अडेप्टेशन की ज़रूरत होगी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन अल्फा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, होमोलॉगी मीन। होमो मतलब सेम, लॉगी मीन स्टडी। इसमें स्टडी का वर्ड आएगा। पहला ऑप्शन देखें, सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, नहीं है, स्टडी नहीं है ये। सिमिलरिटी इन फंक्शन फ्रॉम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी स्टडी नहीं है। चार्ली में देखें, स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स बट डिफरेंट फंक्शंस, स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स। तो चार्ली में देखें, स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन बट विद डिफरेंट फंक्शन। तो चार्ली और स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स बट विद डिफरेंट फंक्शन, चार्ली और डेल्टा तकरीबन सेम है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, ड्यूरिंग द अरिस्टोटल टाइम इट वाज थॉट दैट, अरिस्टोटल के टाइम क्या समझा जाता था? अरिस्टोटल के टाइम ये सोचा जाता था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। ये उसके वक्त ये नोशन था कि तमाम ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ गए थे। दूसरा, उसके दौर में ये आइडिया दिया जाता था कि वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चार्ली करेक्ट है हमारे पास। ये दोनों पीटीबी की अल्फा और बीटा दोनों पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन्स हैं, इंट्रोडक्शन में दी हुई हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट हैं। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस दैट हैज़ ट्रांसफर लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी, ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन है। तो एवोल्यूशन इज द प्रोसेस that has transferred life on the earth from its earliest form to vast diversity। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एविडेंस नहीं है एवोल्यूशन का? अल्फा में देखें फॉसिल रिकॉर्ड तो है, बीटा में देखें कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म ये भी है, होमोलॉगी वगैरह हम इसी से पढ़ते हैं, तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ये भी एविडेंस है। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन के इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एविडेंस नहीं है, तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, बेसिकली न्यूट्रिशन मीन प्रोसेस इन्वॉल्विंग। न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड, यूटिलाइज इट फॉर फूड एलिमेंट्स, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ करना और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करना। तो ये पंजाब की टेक्स्ट बुक की जो डेफिनेशन दी हुई है ना, उसमें ये सारी बात की गई है कि न्यूट्रिशन इज़ अ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये पंजाब की टेक्स्ट बुक से आया है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, क्लोरोसिस इन प्लांट्स इज बेसिकली ड्यू टू। जो प्लांट्स में क्लोरोसिस होती है उसमें किस वजह से होती है? पहली चीज़, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास स्टंट ग्रोथ भी होती है और क्लोरोसिस भी होती है। और क्लोरोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ क्लोरोफिल, तो अल्फा करेक्ट है, नाइट्रोजन वाला भी करेक्ट है। इसके अलावा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी क्लोरोफिल होती है, तो बीटा भी करेक्ट है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा? वो ऑप्शन डेल्टा, यानी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मिड गट इन कॉकरोच इज शॉर्ट नैरो ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग। मिड गट कॉकरोच की ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से आया है। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो इसमें ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये चैप्टर 10 में से भी इसका एमसीक्यूज आ सकते हैं और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से भी आ सकते हैं। कॉकरोच का ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं, एक फोर गट होती है, एक मिड गट होती है, एक हाइंड गट होती है। सबसे पहले इसकी माउथ कैविटी होती है, उससे सैलिवरी ग्लैंड होता है, क्रोप और गिजर्ड ये होते हैं फोर गट के पार्ट। इसके बाद उसका मिजेंट्रिक स्टोमक होता है, मिजेंट्रिक स्टोमक नैरो ट्यूब होती है जिसको मिड गट का नाम दिया जाता है। उसके बाद मैल्फिजियन ट्यूब, कोलोन और रेक्टम हाइंड गट होते हैं। इसकी डायग्राम भी काफ़ी लोग करते हैं कि इस तरह इसका पहले माउथ होता है, इसके बाद फेरेंक्स वगैरह होती है, क्रोप होता है, क्रोप के बाद गिजर्ड होता है, गिजर्ड के बाद यहाँ पे हिपैटिक सीका होते हैं, उसके बाद यहाँ पे मिजेंट्रिक स्टोमक होता है ये वाला, और उसके बाद एंड पे कोलोन और रेक्टम होते हैं। तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन चार्ली, यानी मिजेंट्रिक स्टोमक जो होता है जिसकी मिड गट होती है उसको स्टोमक कहते हैं, तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल अराउंड लीव्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन है जिसमें थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल प्रेजेंट और लीव्स ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास बहुत कम पानी होता है, इनको पानी बचाने के लिए ये काम करना पड़ता है कि इनका थिक और वैक्सी क्यूटिकल होता है जो इनको पानी बचाने में हेल्प करता है।
अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हमारे पास इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट डाइजेशन इज नोन एज, जो इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट डाइजेशन होती है उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन है। डिस्पेप्सिया डिजीज उसकी बिल्कुल पहली लाइन है। ये डिस्पेप्सिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं। एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा ये गर्ल्स में डिजीज़ होती है कि एक में खाना बंद कर देती है और एक में ज़्यादा खा लेती हैं। मेल्स में भी होती है, ज़्यादातर गर्ल्स में होती है, तो डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द एवरेज डायमीटर ऑफ लार्ज वायरस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एवरेज डायमीटर ऑफ लार्ज वायरस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो लार्ज वायरस है उसका अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो 250 to 400 होते हैं, जो बेसिकली होता है। तो पंजाब की बुक में तो इसका डिस्कस इसके बारे में नहीं है, तो अगर किसी और की बुक में कुछ और दिया है तो बता दें। अदरवाइज चार्ली हमारे पास जो नियरेस्ट पॉसिबल और करेक्ट आंसर होगा वो चार्ली होगा, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो 250 to 400 होता है। तो यानी 100 नैनोमीटर टू 360 के दरमियान उसका एवरेज आ जाएगा। अगर उसका एवरेज निकाले तो 100 to 360 के दरमियान कहीं उसका एवरेज आ जाएगा, तो चार्ली हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इन बैक्टीरिया सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ऑल थिंग्स प्रेजेंट इन इट इज़, अल्फा में देखें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स लिखा है, बीटा में साइटोप्लाज्म, चार्ली में प्रोटोप्लास्ट, डेल्टा में सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखें सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद उसकी सारी लिविंग चीज़ें हैं, तो डेल्टा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेल स्ट्रक्चर तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एवरीथिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन शामिल नहीं होती, तो बीटा भी गलत है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी सेल मेम्ब्रेन नहीं शामिल होती, तो अल्फा भी गलत है। तो इसके अलावा जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल, ऐसा सेल जिसकी सेल वाल ना हो, सेल वाल के अलावा तमाम चीज़ें जो होती है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसका लिविंग मटेरियल जो अंदर वाला अगर सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो उस प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड कर दे तो वो प्रोटोप्लास्ट होता है। तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ल्यूस पास्चर मेड वैक्सीन फॉर, ल्यूस पास्चर ने वैक्सीन किसके लिए बनाई थी? सिंपल इसका हिंट है, फरा के लिए उसने वैक्सीन बनाई थी। किसके लिए? फरा के लिए। अब फरा कौन है? एफ फॉर फाउल कोलरा, आर फॉर रेबीज और ए फॉर एंथ्रेक्स। ये तीन चीज़ों के लिए वैक्सीन बनाई थी। फाउल कोलरा के लिए बनाई थी, एंथ्रेक्स के लिए बनाई थी और रेबीज के लिए बनाई थी। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंडोमेट्रियम स्टिमुलेशन एंड वेस्कुलराइजेशन इज डन बाय, जो एंडोमेट्रियम की स्टिमुलेशन होती है और इसकी वेस्कुलराइजेशन होती है वो एस्ट्रोजन के जरिए होती है। जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, एस्ट्रोजन की इंक्रीज होती है, एस्ट्रोजन आते ही क्या करते हैं? सबसे पहले एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद उसको वेस्कुलराइज करते हैं। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ड्यूरिंग बर्थ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इनफैक्ट कैन बी डैमेज्ड बाय, जब बर्थ होती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे डैमेज होता है? तो ये डिजीज़ काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। तो अगर हम गोनरा की बात करें तो गोनरा में क्या होता है कि उसमें म्यूकस लेयर ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होती है उसमें म्यूकस लेयर डैमेज होती है, तो उस और इसके अलावा आइज़ पे इन्फेक्ट करती है, लेकिन उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह अगर हम सिफिलिस में देखें तो ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से काल होती है सिफिलिस, और इसके बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करती है। इसके बाद ये हार्ट को अफेक्ट करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, जॉइंट्स को करती है, आइज़ को करती है, बोन्स को करती है, स्किन को करती है, लेकिन उसको जिसको ये डिजीज़ होती है। लेकिन हमारे पास जो जेनिटल हर्ब्स है वो ऐसी डिजीज़ है, जेनिटल हर्ब्स ऐसी डिजीज़ है जो डैमेज करती है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इन्फेंट को, जो नए न्यू बोर्न बेबी होते हैं उसको अफेक्ट करती है। जो सिफिलीज होती है वो जिसको डिजीज़ होती है उसको करती है, और जेनिटल हर्ब्स बर्थ के दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अल्फा में देखें इन हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन आर वेजिटेटिवली डिसिमिलर, जो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसमें वेजिटेशन डिसिमिलर होती हैं, तो करेक्ट है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब भी डिसिमिलर होता है। बीटा में देखें आइसोमॉर्फिक जनरेशन आर वेजिटेटिवली सिमिलर, करेक्ट है। चार्ली में देखा आइसोमॉर्फिक जनरेशन और वेजिटेबली डिसिमिलर, चार्ली गलत है। तो अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म, तो ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये पंजाब की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि डकबिल, प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर, ये दोनों कौन है? ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म है, तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग बर्थ इज़ अबाउट हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी पंजाब की बुक में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग बर्थ, जब आफ्टर बर्थ होते हैं तो उसके 350 सेंटीमीटर क्यूब का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? लॉस होता है। ये एवरेज है, 350 सेंटीमीटर क्या है? एवरेज है, तो चार्ली हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। न्यूट्रिशन
टू एग इन ओवरी इज प्रोवाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। जब एग ओवरी में होता है तो उसमें न्यूट्रिशन किसके जरिए प्रोवाइड की जाती है, फॉलिकल सेल्स। ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, यानी जब तक वो ओवरी में उसको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे फॉलिकल सेल। तो चार्ली हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इन मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म फॉलो द स्पेसिफिक पाथ। मेल में स्पेसिफिक पाथ होता है उसका। अगर हम सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रा करके देखेंगे, देखें ये डायग्राम से भी MCQs आ रहे हैं, साइड बॉक्सेस से MCQs आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन से MCQs आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। विच ऑफ फॉलोइंग डू स्पर्म सेल्स आफ्टर इंटर ट्रैवलिंग थ्रू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद वो कहाँ जाते हैं, वेस्ट डेफ्रीन में जाते हैं। इस तरह होते हैं ना, इस तरह होके ऐसे होते हैं। यहाँ पे उसके एपिडिडाइमस होती है, यहाँ पे सेमनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे उसका जो इंटरस्टिशियम होता है वो सारा कुछ होता है। जब एपिडिडाइमस में होता है उसके बाद यहाँ कहाँ जाता है, वास डेफ्रीन में। ये वास डेफ्रीन होती है। तो एपिडिडाइमस के बाद यहाँ कहाँ जाते हैं, वास डेफ्रीन में। तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। वो कौन से मसल फाइबर है जिनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें क्या सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कार्डिक मसल्स में भी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पंजाब की टेक्स्ट बुक में अगर हम कार्डिक मसल की बात करें तो उसमें जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस लिखा है, लेकिन वो रॉन्ग है। फेडरल की बुक में ये सही दिया हुआ है कि वहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट है। तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कार्डिक मसल्स का पंजाब में थोड़ा गलत दिया हुआ है। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुपिंग इज इनकरेक्ट। कौन सी ग्रुपिंग इनकरेक्ट है। अल्फा में देखिए स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं, वोलेंट्री होते हैं, ये करेक्ट है। कार्डिक मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं। इनकी जो स्ट्रिएशन होती है रैंडम होती है लेकिन होते स्ट्रिएटेड है, तो ये भी करेक्ट है। चार्ली में देखें कार्डिक स्ट्रिएटेड वोलेंट्री, ये वोलेंट्री नहीं इनवोलेंट्री होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो हमारे पास चार्ली जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। क्रॉस ब्रिजेज आर फाउंड इन। क्रॉस ब्रिजेज कहाँ पे फाउंड होते हैं, एक्टिन पे होते हैं, माइसिन पे होते हैं, ट्रोपोनिन पे होते हैं या ट्रोपोमाइसिन पे होते हैं। तो जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मायोसिन पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह जो मायोसिन होते हैं, मायोसिन के जो ग्लोबुलर हेड होते हैं इनको क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस। मायोसिन के जो ग्लोबुलर हेड होते हैं इनको क्रॉस ब्रिजेस का नाम दिया जाता है। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ कार्डिक मसल। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कार्डिक मसल्स का नहीं है। अल्फा में देखें स्ट्रिएटेड एंड ब्रांच। जो कार्डिक मसल्स होते हैं ये स्ट्रिएटेड भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, सेल्फ एक्साइटरी भी होते हैं। तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला टर्म है ना, ये कार्डिक मसल्स के लिए नहीं है। ये ज़्यादातर अगर मोस्टली अगर हम जनरल बात करें तो ये क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो बीटा हमारे पास रॉन्ग होगा। विच इज़ नॉट करेक्टर ऑफ कार्डिक मसल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेल्फ एक्साइटरी भी होते हैं, स्ट्रिएटेड भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। तो बीटा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन। अच्छा, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन कौन सा नहीं है। अगर हम बोन के फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल ऑर्गन्स को। इसके अलावा ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। कैसे मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ये इनमें मसल्स एंकर होते हैं तो इसलिए मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसके अलावा ये इनका फंक्शन होता है स्टोरेज में। इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ मिनरल, स्पेशली कैल्शियम को स्टोर करते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड भी इनमें स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा ये pH बैलेंस करते हैं। pH कैसे बैलेंस करते हैं, बाय रिलीजिंग और अब्जॉर्बिंग अल्कलाइन साल्ट्स की मदद से ये pH बैलेंस करते हैं। इसके अलावा ये अब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल्स को और टॉक्सिक सब्सटेंस को। इस तरह ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा बोन्स कुछ हार्मोन भी रिलीज़ करती हैं जो किडनी पे इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये एंडोक्राइन भी फंक्शन प्ले करती हैं। तो इनके ये सारे फंक्शन है, ये नोट कर लें। मे भी बुक में ना दिए हों लेकिन बुक में इनके थोड़े बहुत इशारे दिए हुए हैं, तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। पहला सपोर्ट बॉडी, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, अलाउ मूवमेंट, स्टोरेज फॉर मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम, फैटी एसिड स्टोरेज, pH बैलेंस बाय रिलीज और अब्जॉर्ब अल्कलाइन सब्सटेंस। इसके बाद बोन्स कैन अब्जॉर्ब हैवी मेटल्स यानी डिटॉक्सिफिकेशन में। इसके अलावा एंडोक्राइन रोल, ये इनके फंक्शन है। तो अगर हम ऑप्शन अल्फा में देखें रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसंट्रेशन, तो इसका फंक्शन है क्योंकि इनमें मिनरल स्टोर होते हैं स्पेशली कैल्शियम, तो अल्फा करेक्ट है। तो अगर बीटा में देखें मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, मसल जो होते हैं वो अटैच होते हैं बोन से टेंडन्स के ज़रिए। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन एज अ लेवर काम करते हैं, यानी जॉइंट्स पे ये पिवट बनाते हैं, तो इसलिए ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। ऑर्गन और नर्व प्रोटेक्शन में इनका रोल है। लेकिन रेगुलेशन ऑफ pH में तो रोल है लेकिन थ्रू हाइड्रेशन नहीं करते। रेगुलेशन ऑफ pH ये करते हैं कैसे,
बाय रिलीजिंग और अब्जॉर्बिंग अल्कालाइन साल्ट्स। ये रेगुलेट पीएच बाय रिलीजिंग और अब्जॉर्बिंग अल्कालाइन साल्ट्स। तो डेल्टा हमारे पास ऐसा है जो इनका फंक्शन नहीं है, रेगुलेशन ऑफ पीएच थ्रू हाइड्रेशन नहीं इनका फंक्शन होता। अल्फा भी फंक्शन है, यानी ये इनमें स्पेशली कैल्शियम कैल्शियम के लिए होता है। इसके अलावा जो अगर हम बीटा में बात करें तो मसल अटैच टू बोन वियर टेंडन्स, और व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट बोन एक्ट एज अ लेवर, ये लेवर के तौर पे काम करते हैं। व्हेन जॉइंट्स फॉर्म वेयर जॉइंट फॉर्म अ पिवट पॉइंट, जहाँ पे जॉइंट्स अपना पिवट पॉइंट बनाते हैं, तो इसलिए ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ऑर्गन और नर्व प्रोटेक्शन इनका बेसिक फंक्शन है। तो डेल्टा ऐसी चीज़ है जो इनका फंक्शन नहीं है। अगर सिंपल उन्होंने रेगुलेशन ऑफ पीएच दिया होता तो वो इनका फंक्शन होना था, लेकिन रेगुलेशन ऑफ पीएच थ्रू हाइड्रेशन इनका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, नेचर गार्डन प्लांट पी प्लांट। अगर हम कुदरती तौर पर बात करें तो ये पी प्लांट होता है सेल्फ फर्टिलाइज्ड, लेकिन इसका क्रॉस फर्टिलाइज भी करवाया जा सकती है, लेकिन कुदरती तौर पर ये सेल्फ फर्टिलाइज होता है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन भी है। तो अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, पंजाब की बिल्कुल लाइन है जो मेंडल वाला टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, ट्रेड डिटरमाइंड बाय अ जीन और एक्स क्रोमोसोम इज सेड टू बी। वो ट्रेड जो एक्स क्रोमोसोम के जरिए डिटरमाइन की जाए इसको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेड। तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। जो किसी भी सेक्स से लिंक होती है, जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक हो तो वो एक्स लिंक्ड, और जो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन प्रोड्यूसिंग F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम करवाएं क्रॉस तो देखें आर फॉर एग्जांपल आर हमारे पास है, तो इसकी क्या रेशियो आएगी, आर और आर और स्मॉल आर। तो इसमें जो स्मॉल आर होंगे ये क्या होगा, रिसेसिव होगा, ये बाकी ये तीनों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। फिनोटिपिक रेशो पूछी है तो इन तीनों की शक्लें सेम होगी, सिर्फ इसकी शक्ल डिफरेंट होगी। तो 3:1 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज डिफरेंट फिनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डैश प्रेजेंट ऑन आरबीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। एबीओ सिस्टम है डिफरेंट फिनोटाइप ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये पीटीबी की लाइन भी है, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जो लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, तो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल ड्रोसोफिला इज, ये बुक में लिखा नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है पंजाब की टेक्स्ट बुक में। तो उसके जो फ्रंट लेग्स है ना मेल ड्रोसोफिला की, उस पर इस तरह के कॉम्स बने हुए हैं, तो जिनको सेक्स कॉम्स कहते हैं। तो सेक्स कॉम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रंट लेग्स पे। तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये थी हमारे टेस्ट की डिस्कशन। इसमें काफ़ी चीज़ें जो ऐसी थी जो आउट ऑफ सिलेबस थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आउट ऑफ बुक थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों ने पढ़ी हुई नहीं थी, जैसे इंट्रोडक्शन बच्चे मोस्टली मिस कर देते, तो इंट्रोडक्शन आप मिस नहीं करना। इंट्रोडक्शन में से उन्होंने बहुत से एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। इंट्रोडक्शन के अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें आउट ऑफ बुक दी हुई हैं और ज़्यादा कंसेप्ट को फॉलो किया हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं। लेकिन ये नहीं आपने करना कि अपनी जो सूबे की बुक है, फॉर एग्जांपल आप केपी के हैं, सिंध के हैं, आप वो बुक्स छोड़ के पंजाब पढ़ना शुरू कर दें। आप अपनी बुक ही जारी रखें, क्योंकि मैंने आपकी बुक उस तरह नहीं पढ़ी जिस तरह मैंने पंजाब की देखी हुई हैं, तो पंजाब की बुक्स का मुझे पता है। इसके अलावा मे भी ये चीज़ें उनकी बुक्स में भी उसी तरह लाइन्स की शेप में मौजूद हों। तो इस तरह ये गलती नहीं करनी कि दूसरे की बुक पकड़ के बैठ जाना। इंशाल्लाह आपकी अपनी बुक से ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारी डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।